इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम अपने सबसे शक्तिशाली पर शायद सबसे कम समझे गए साधन यानी हमारे मन की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है। आज की हमारी बातचीत का आधार है विलियम वॉकर एटकिंसन की क्लासिक किताब योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट, मतलब उसका एक विस्तृत सारांश। इस किताब की सबसे अच्छी बात है इसकी सीधी प्रैक्टिकल शैली। कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है इसमें, बिल्कुल सरल भाषा में मन को साधने की आप कह सकते हैं चाबियां दी गई हैं। और इसका जो मुख्य विचार है वो अपने आप में क्रांतिकारी है कि मन एक मांसपेशी की तरह है जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है और सही ट्रेनिंग और इस्तेमाल से जीवन को अपनी मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो आज का हमारा मिशन है इस किताब से जो मुख्य नुस्खे और तकनीकें मिलती हैं उन्हें समझना, ताकि कोई भी अपनी मानसिक क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर सके, उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। मन को सिर्फ एक सोचने वाली मशीन नहीं बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण मानना जिसे ट्रेन किया जा सकता है, ये नजरिया ही कितना दिलचस्प है ना। तो शुरुआत करते हैं मन के बुनियादी बनावट से। जैसा एटकिंसन बताते हैं, उन्होंने मन के दो मुख्य स्तर बताए हैं। एक है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और दूसरा है अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो हिस्सा है जिसके बारे में हम जानते हैं, जागरूक होते हैं। हमारी तर्क शक्ति, विश्लेषण करने की क्षमता, हमारी विल पावर, ये सब यहीं से चलता है। जैसे कोई मुश्किल फैसला लेना हो या किसी चीज की प्लानिंग करनी हो तो हमारा चेतन मन काम कर रहा होता है। लेकिन एटकिंसन इशारा करते हैं कि असली खिलाड़ी वो शायद अवचेतन मन है। हाँ, इसे एक बहुत बड़े स्टोर रूम जैसा समझ सकते हैं, या एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। हमारी सारी आदतें हैं, हमारी गहरी यादें हैं, भावनाएं और सबसे जरूरी हमारे जो बुनियादी विश्वास हैं वो सब यहीं स्टोर होते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कभी सोता नहीं, हमेशा एक्टिव रहता है। और ये चेतन मन से जो भी सुझाव या निर्देश मिलते हैं उन्हें बिना सवाल किए ग्रहण कर लेता है और फिर उन्हें हमारी असलियत बनाने के लिए पर्दे के पीछे काम करता रहता है। पता भी नहीं होता वो हमारी सफलता या असफलता को किस हद तक कंट्रोल करते हैं। ये सच में चौंकाने वाला है। स्रोत में एक अच्छा उदाहरण दिया गया है। अगर किसी के अवचेतन में ये बैठ गया है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो फिर वो चेतन स्तर पर चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, कहीं ना कहीं रुकावटें आती ही रहेंगी। ये इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने अवचेतन को, मतलब सक्रिय रूप से सही और पॉजिटिव विचारों से प्रोग्राम करना होगा। हाँ, ये उस विचार से जुड़ता है कि हमारी जो बाहरी दुनिया है वो अक्सर हमारी अंदरूनी मानसिक स्थिति का ही आईना होती है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाली बात नहीं है, ये तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें सीधे एटकिंसन के अगले बहुत ही क्रांतिकारी विचार पे ले जाता है, विचारों की शक्ति। वो कहते हैं, और ये उस समय के लिहाज से बहुत बड़ी बात थी, कि विचार वास्तविक चीजें हैं। थॉट्स आर थिंग्स। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि विचार जरूरी हैं, बल्कि ये कि हर विचार अपने आप में एक ऊर्जा है, एक एनर्जी फॉर्म है जिसका हमारे मन और शरीर पर ठोस मापने लायक असर होता है। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, कैसे डर का एक छोटा सा विचार आता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या तनाव का विचार आते ही कैसे कंधों में अकड़न महसूस होने लगती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ शांति या खुशी का विचार कैसे पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर देता है। स्रोत इस बात पे भी रोशनी डालता है कि लगातार नेगेटिव विचार वो सिर्फ मानसिक अशांति ही नहीं लाते, बल्कि शारीरिक बीमारियों को भी न्योता दे सकते हैं। हाँ, ये कनेक्शन बहुत गहरा है। और वहीं जो पॉजिटिव हेल्दी विचार हैं वो शारीरिक उपचार मतलब हीलिंग की प्रक्रिया में मददगार हो सकते हैं। ये मन शरीर का जो गहरा संबंध है उसे उजागर करता है। और इसका असर सिर्फ हमारे अंदर तक ही नहीं रहता, ये बाहर की दुनिया में भी फैलता है। जैसा आपने कहा, हम जिस तरह के विचारों पर लगातार फोकस करते हैं, हम वैसे ही अवसर और हालात अपनी तरफ खींचने लगते हैं। अगर कोई इंसान लगातार अपनी काबिलियत और सफलता की संभावनाओं के बारे में सोचता है, तो उसका मन उन रास्तों और मौक़ों को पहचानने लगता है जो शायद किसी शक करने वाले इंसान को कभी दिखे ही नहीं। तो एक तरह से हमारी जो बाहरी हकीकत है वो हमारे अंदर चल रहे विचारों के नाटक का ही मंचन है। ये हमें अपने विचारों की क्वालिटी के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार होने की चुनौती देता है।
हाँ, ये बात तो है। अब जब हम विचारों की शक्ति समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि भाई इन्हें कंट्रोल कैसे करें। यहीं पर चेतन मन के दो सबसे शक्तिशाली औजार काम आते हैं, जिनका एटकिंसन ने काफी विस्तार से वर्णन किया है। पहला है इच्छा शक्ति यानी विल पावर, और दूसरा है ध्यान यानी अटेंशन। इनके बिना मन एक ऐसी नाव की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं, विचारों और भावनाओं की लहरों पर कहीं भी बहता रहेगा। सही, दिशाहीन। बिल्कुल। इच्छा शक्ति का मतलब सिर्फ जिद्दी होना नहीं है, बल्कि ये सोच समझकर फोकस्ड होके अपने लक्ष्यों की तरफ कदम बढ़ाने की क्षमता है। और एटकिंसन का सुझाव है कि इसे छोटी छोटी रोज की चुनौतियों से मजबूत बना सकते हैं। जैसे सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, या किसी काम को टालने की आदत पर काबू पाना, या कोई छोटी बुरी आदत छोड़ना। हर बार जब हम संकल्प के साथ अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, ये और मजबूत होती जाती है, मसल की तरह ट्रेन होती है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा महत्वपूर्ण टूल है ध्यान, अटेंशन। ये एक समय में एक चीज पे अपनी मेंटल एनर्जी को फोकस करने की कला है। एटकिंसन का एक सूत्र वाक्य है, जिस पर ध्यान जाता है वही बढ़ता है। अगर हमारा ध्यान लगातार मुश्किलों पर रहेगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी। हाँ। अगर ध्यान समाधान पर रहेगा तो समाधान नजर आने लगेंगे। इस सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका अभ्यास करना एक गहरा अनुशासन है। स्रोत में मेडिटेशन को इस क्षमता को डेवलप करने का एक मुख्य तरीका बताया गया है। और आज के जमाने में जहां हर तरफ से इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सूचनाओं की बमबारी है, वहां ध्यान केंद्रित करने की एक क्षमता, ये एबिलिटी शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। ये एक तरह की मेंटल सुपर पावर है आजकल। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े तस्वीर से जोड़ें तो ध्यान ही वो स्टीयरिंग व्हील है जिससे हम अपने अवचेतन मन की दिशा तय करते हैं। हम जिन विचारों पर, जिन छवियों पर, जिन सुझावों पर अपना ध्यान लगाते हैं, वही हमारे अवचेतन में बीज बनकर बोए जाते हैं। वो असल में अपने भविष्य को आकार देने की प्रक्रिया का पहला कदम है। ये बहुत गहरा पॉइंट है, लेकिन सिर्फ इच्छा शक्ति और ध्यान ही काफी नहीं है शायद। मन का प्रभावी उपयोग करने के लिए सही तरीके से सोचना भी सीखना होगा। एटकिंसन हमें उन आम तार्किक गलतियों से सावधान करते हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। हाँ, लॉजिकल फैलेसीज जिन्हें कहते हैं। हाँ, और अपने ही मन का गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं, जैसे बिना पूरे सबूत के जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंच जाना। बहुत कॉमन है ये। हाँ, या फिर पूर्वाग्रहों के आधार पर सोचना, मतलब प्रेजुडिस, यानी नए फैक्ट्स को भी अपनी पहले से बनी हुई राय के चश्मे से देखना और उन्हें तोड़ मरोड़ देना। और एक बहुत आम जाल है भावनाओं के आधार पर फैसले लेना, जहां तर्क पीछे रह जाता है और जो उस वक्त की भावना है वो हावी हो जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर तर्क मतलब लॉजिक और विवेक यानी रीजन, इनकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सही सोच का मतलब है भावनाओं और अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर फैक्ट्स को निष्पक्ष रूप से देखना, उनका एनालिसिस करना और फिर एक लॉजिकल नतीजे पर पहुंचना। ये काबिलियत हमें इमोशनल रिएक्शन में बह जाने से या भीड़ के दबाव में आने से बचाती है। ये हमारे चेतन मन को मजबूती देती है ताकि हम ड्राइवर सीट पर रहें, न कि हमारी बेकाबू भावनाएं या पुराने पूर्वाग्रह। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, अपने फैसलों में कितनी बार अनजाने में ही इन लॉजिकल गलतियों का शिकार हो जाते हैं, बिना ये जाने कि हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और अब हम आते हैं उस तकनीक पर जिसे स्रोत में इस किताब की सबसे परिवर्तनकारी हिस्सों में से एक माना गया है। वो है अवचेतन मन को सक्रिय रूप से प्रोग्राम करना, यानी उस शक्तिशाली बैकएंड प्रोसेसर को अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के हिसाब से ढालना। एटकिंसन इसके लिए दो मुख्य तरीके बताते हैं। पहला है ऑटो सजेशन, आत्मसुझाव जी। इसका सीधा मतलब है अपने आप से सकारात्मक बातें यानी अफर्मेशंस बार बार दोहराना। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता है तो वो रोज, खासकर सोने से पहले या जागने की ठीक बाद, खुद से कह सकता है, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। एटकिंसन इस बात पर जोर देते हैं कि इन्हें सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि पूरी भावना और विश्वास के साथ दोहराना है। धीरे धीरे ये सुझाव अवचेतन में गहरे उतर जाते हैं और फिर व्यक्ति का व्यवहार, उसकी सोच, यहाँ तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी उन सुझावों के हिसाब से ढलने लगती है। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। और दूसरी शक्तिशाली तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण।
इसमें अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए या अपनी मनचाही स्थिति में होते हुए अपने मन की आंखों से एक साफ और जीती जागती तस्वीर देखना शामिल है। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उस सफलता या स्थिति से जुड़ी जो भावनाएं हैं उन्हें महसूस करना भी जरूरी है। हाँ, महसूस करना बहुत जरूरी है। एटकिंसन बताते हैं कि अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम किसी लक्ष्य को पूरी स्पष्टता और भावना के साथ विजुअलाइज करते हैं तो हम अवचेतन को एक तरह का अनुभव दे रहे होते हैं और फिर अवचेतन उस अनुभव को असलियत बनाने में जुट जाता है। हाँ, इन तकनीकों की शक्ति को कम करके नहीं आंकना चाहिए, ये वाकई काम करती हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी जरूरी है जिसका इशारा स्रोत में भी मिलता है। सिर्फ शब्दों को मैकेनिकली दोहराना या कोई धुंधली सी तस्वीर देखना काफी नहीं है। अच्छा। इसके पीछे असली विश्वास और लगातार अभ्यास, मतलब कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति दिन में 100 बार कहता है मैं अमीर हूं, लेकिन उसके मन की गहराइयों में गरीबी का डर और कमी का विश्वास बैठा है, तो नतीजे उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अवचेतन जो है वो कन्फ्लिक्टिंग संदेशों पर ठीक से काम नहीं कर पाता। ये बात ध्यान रखने वाली है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन को एक गंभीर मानसिक अभ्यास की तरह पूरी एकाग्रता, विश्वास और इमोशनल जुड़ाव के साथ करना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इच्छा करना नहीं है, ये सक्रिय रूप से अपनी अंदरूनी हकीकत को गढ़ना है। हाँ, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। किताब के आगे के हिस्सों में एटकिंसन इन सिद्धांतों को जीवन के प्रैक्टिकल क्षेत्रों में कैसे लागू करें, इस पर मार्गदर्शन देते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाने वाले टूल्स हैं। जैसे चरित्र निर्माण में हम सचेत रूप से चुन सकते हैं कि हम किन गुणों को विकसित करना चाहते हैं, जैसे धैर्य या साहस, हाँ, या सहानुभूति। हाँ। और फिर ऑटो सजेशन और इच्छा शक्ति के अभ्यास से उन गुणों को अपनी आदत बना सकते हैं। फिर व्यवसाय और सफलता के क्षेत्र में कैसे फोकस्ड अटेंशन और मजबूत विल पावर लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकती है। हाँ, फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते समय ध्यान बनाए रखना या असफलता के डर पर काबू पाने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना। सोचिए, किसी सेल्स मीटिंग से पहले सफलता को विजुअलाइज करना या किसी मुश्किल बातचीत के लिए आत्मविश्वास का ऑटो सजेशन करना कितना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और रिश्तों के मामले में भी ये सिद्धांत उतने ही काम के हैं। हम दूसरों के प्रति अपने विचारों और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। आलोचना या कमी निकालने पर ध्यान देने के बजाय सचेत रूप से दूसरे व्यक्ति के अच्छे गुणों या उनके नजरिए को समझने पर फोकस करने से रिश्तों में सुधार आ सकता है। ये दिखाता है कि मन पर काबू पाना सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे सामाजिक जीवन को भी बेहतर बना सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसमें जोड़ने वाली बात यह है कि ये दिखाता है कि ये तकनीकें कितनी यूनिवर्सल हैं। ये किसी एक खास दायरे तक सीमित नहीं है, चाहे आप छात्र हों, प्रोफेशनल हों, कलाकार हों या घर संभाल रहे हों। अपने मन को समझना और उसे दिशा देना सीखने से हर रोल में फायदा हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। जब आप अपने अंदर की दुनिया को संवारते हैं तो बाहरी दुनिया अपने आप बेहतर होने लगती है। ये हमें वो जो विक्टिम वाली मानसिकता होती है ना कि हम हालात के शिकार हैं, उससे निकालकर अपने जीवन के सक्रिय रचनाकार बनने की ओर ले जाता है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम एटकिंसन की किताब योर माइंड एंड हाउ टू यूज इट से मिलने वाले संदेश को निचोड़ें तो ये बहुत ही आशावादी और सशक्त करने वाला है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने मन के मालिक हैं, गुलाम नहीं। हाँ, हमारे पास अपने विचारों, अपनी भावनाओं और नतीजतन अपनी परिस्थितियों को बदलने की ताकत है। वो हमारे अंदर ही है। दूसरी बात, ये शक्ति अभ्यास से आती है। मन को कंट्रोल करना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे रोज के अनुशासन और प्रैक्टिस से विकसित करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई एथलीट अपनी मसल्स को ट्रेन करता है। बिल्कुल, रोज का अभ्यास जरूरी है। और तीसरी, शायद सबसे क्रांतिकारी बात, हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अगर हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं तो हमारी जो आज की स्थिति है वो हमारे पिछले विचारों का ही नतीजा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर हम जिम्मेदार हैं तो हम इसे बदल भी सकते हैं, अपने आज के विचारों को बदलकर। यह एक बहुत अच्छा सारांश है। बिल्कुल सली। मूल बात यही है कि हमारा सबसे बड़ा खजाना कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही मौजूद है, हमारा मन।
इसे जानना, इसे प्रशिक्षित करना और इसे सकारात्मक दिशा में लगाना, यही एक पूर्ण और सफल जीवन की कुंजी है। एटकिंसन का काम हमें याद दिलाता है कि हम केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन की कहानी के लेखक, निर्देशक और मुख्य पात्र भी हम ही हैं। विलियम वॉकर एटकिंसन के इन विचारों की इस गहन पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा ने सोचने के लिए कुछ नए आयाम दिए होंगे। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सबके मन में छोड़ना चाहूंगा, जो एटकिंसन के काम के सार से ही निकला है। अगर हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं, तो इस क्षण, ठीक अभी, हम अपने विचारों से किस तरह की वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं, और क्या हम उस निर्माण से पूरी तरह संतुष्ट हैं? क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।